Good morning, students. Today we are going to start with our first section, calculus of variation. Last time मैंने आपको इसके बेसिक्स जो है फंक्शन, रिलेशन, रेंज, डोमेन, कोडोमेन के बारे में डिस्कस किया था. आज हम क्वेश्चंस जो हैं उससे कुछ डेफिनेशंस जो हैं डिस्कस कर रहे हैं. सो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की डेफिनेशन में लास्ट टाइम भी आपको डिस्कस करी थी. व्हाट इज कैलकुलस ऑफ वेरिएशन? द कैलकुलस ऑफ वेरिएशन इज अ डिसिप्लिन और यू कैन से रूल in which we study the method of determining the maxima or minima of certain expression including non function. बेसिकली मैक्सिमा और मिनिमा किसी फंक्शन का हमें निकालना है कि कोई आपको न्यूमेरिकल कराऊंगी इन डेफिनेशंस के बाद, उससे और ज़्यादा क्लियर होगा कि कोई फंक्शन है उसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालना. मतलब जैसे आप पहले भी करते थे, तो आपको बेसिकली हम यहाँ पर कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में एक रूल है, एक तरीका है, एक डिसिप्लिन है जिसके ज़रिए जिसमें हमें मेथड्स मिलते हैं to find the maxima or minima of a function. And what is functional then? By a functional we mean a correspondence which associates a definite real number to each function belonging to some class. फंक्शनल क्या है? हमारे पास एक कॉरस्पॉन्डेंस है जो कि आपको क्या रिलेट कराती है, विच रिलेटेड डेफिनेट रियल नंबर टू अ फंक्शन. जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल आपके पास सपोज करो यू हैव अ कर्व. आपके पास एक कर्व है, ठीक है. आप लोग करते थे, आपने पाइथागोरस थ्योरम सबने पढ़ी है. तो आपके पास सपोज एक कर्व आती है, ठीक है. ये हमारे पास एक कर्व है एंड यू नीड टू फाइंड इट्स लेंथ. तो आप क्या इस कर्व की लेंथ ऐसे निकाल सकते हो? अगर आपको कोई कहे कि यू हैव अ स्केल, आपके पास स्केल है, आप स्केल का यूज़ करके कर्व की लेंथ कैसे निकाल सकते हो? अगर एक स्ट्रेट लाइन है, स्केल का यूज़ करके इसकी लेंथ में निकाल सकते हो, लेकिन एक कर्व की लेंथ निकालने के लिए हम स्केल या इंची टेप का यूज़ तो नहीं कर सकते. फिर हम क्या करेंगे? वही जैसे कि आप करते थे कि कोई कर्व है या उसकी अपने लेंथ फाइंड करनी है, तो कैसे करते थे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. उसको डिवाइड कर लेते थे, स्मॉल डिविजन्स ले लेते थे उसकी, सच दैट जो ये स्मॉल डिवीजन है ना, इस नियरली इक्वल टू स्ट्रेट लाइन. ये स्मॉल डिवीजन नियरली इक्वल टू स्ट्रेट लाइन होती थी और इस पूरे पाथ की आप इंटीग्रेशन कर देते थे. सो यू विल गेट द लेंथ ऑफ दिस पाथ. आपको लेंथ मिल जाती थी इस पाथ की. ऐसे ही करते थे. तो आपके पास सपोज मैंने ये छोटा सा ये वाला पार्ट ले लिया, ठीक है. अब ये वाला पार्ट है, अब ऐसे तो है नहीं कि डायरेक्ट इसकी लेंथ ds है, डायरेक्ट हो गया, ऐसे नहीं होता. तो आप इसके अबाउट एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे. हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बना इसके अबाउट, राइट एंगल ट्रायंगल इसको, ठीक है. ये क्या होती है? आपकी एक्स एक्सिस, और ये स्मॉल लेंथ है इसलिए dx ले लो. ये क्या होती है? वाई एक्सिस, स्मॉल लेंथ की वजह से dy ले लो, और ये आपके पास ds ले लो, ठीक है. तो ये क्या होएगा? आपका बेस या परपेंडिकुलर. एक परपेंडिकुलर बेस होता है जिस पे दो एंगल बनते हैं, वैसे वो बेस होता है. अदर इज परपेंडिकुलर एंड अपोजिट टू 90 डिग्री लॉन्गेस्ट साइड आपकी हाइपोटेन्यूज होती है. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि ds का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर dx का स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, ठीक है. यही कहती है आपके पास पाइथागोरस थ्योरम. अब आपने क्या करना है? यहाँ से सपोज मैंने dx स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा? 1 प्लस dy ये होल स्क्वायर था और dx स्क्वायर इसके डेनोमिनेटर में आ जाएगा. ये तो सबको पता ही होगा कि इसको इस तरीके से किया जाता है, ठीक है. अगर आपको नहीं ऐसे समझ आ रहा तो आप इसे बैक में मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करके देख लीजिए. dx स्क्वायर को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, dx स्क्वायर जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे dx स्क्वायर से dx स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल लेफ्ट विथ dy स्क्वायर. सो आपके पास यहाँ तक क्लियर हो गया. और लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है? dx का स्क्वायर चल रहा है. जब आप स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में dx आएगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू आपके पास जब पूरे का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ठीक है, कैंसिल. तो इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया विद द स्क्वायर रूट, और 1 प्लस dy बाय dx इसको होल स्क्वायर में लिख सकते हैं. ये रूट में आपके पास आ गया. तो आपके पास ये मिल गया. अब हमने क्या करना होता है? अब आपको ये क्या मिली है? ds की वैल्यू, इसकी वैल्यू मिली है. अब इसको हमने क्या किया? इस कर्व को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, टुकड़ों में डिवाइड कर, और इस टुकड़े की ये जो छोटा सा पार्ट
लिया था हमने, ds जिसको हमने नाम दिया था, उसकी हमारे पास वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो ये तो छोटे से टुकड़े की लेंथ आई है, आपको पूरे कर्व की लेंथ निकालनी है। तो मैंने अभी बताया था क्या करोगे, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड बिटवीन द लिमिट आपने यूज़ करनी है। ठीक है, सपोज आपके पास ये कर्व है, इसके एंड पॉइंट्स है ए बी, जिसके कोऑर्डिनेट है, ए के कोऑर्डिनेट है A1, B1 और बी के कोऑर्डिनेट है A2, B2। और आप इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट में कर रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो, तो एक्स के कोऑर्डिनेट्स लिमिट्स आएंगी। एक्स की लिमिट्स क्या है, जब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखते हो तो कैसे लिखते हो, इतना तो पता है आपको कि पहले एक्स की वैल्यू आती है और फिर वाई की वैल्यू आती है। तो एक्स की लिमिट्स लोगे A1, A2 जो है, और y की लिमिट क्या है, B1, B2। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हो तो x की लिमिट आएगी, विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर रहे हैं तो y की लिमिट आएगी B1, B2। अब एक और चीज़ समझने वाली है कि आपके पास यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। तो हम x के विद रिस्पेक्ट में जब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, कैसे पता चले, यहाँ पर dy/dx है ना, तो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ x ले रहे हैं, इसलिए x के विद रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हमारे पास x की लिमिट A1, A2 आएगी। तो जब हम इनमें दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट्स आ जाएगी A1, A2 और इधर भी आ जाएगी A1, A2 और विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहाँ से आपके पास पूरी लेंथ आ जाएगी कर्व की। यू विल गेट लेंथ ऑफ द होल कर्व, लेट होल कर्व yx है। ठीक है, लेंथ ऑफ द होल कर्व इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, ये फंक्शन, लिमिट आएगी बिटवीन A1, A2। ठीक है, लिमिट्स आ जाएगी, ये अपर लिमिट है, एक लोअर लिमिट है, 1 प्लस dy/dx, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, y डैश भी कह सकते हो, इसको नोटेशन है, ऐसे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को नोटेशन देते हैं ना, होल रूट है और इसका y डैश का स्क्वायर है और dx है। ठीक है, तो यानी कि आपके पास क्या आ जाएगी, ये लेंथ आएगी आपको, लेंथ ऑफ yx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन A1, A2 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर, पूरे का रूट है, विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसलिए x की लिमिट आई है हमारे पास A1, A2, जो कि आपके पास a और b के कोऑर्डिनेट से आ गई है। तो इस तरीके से हमने लेंथ ऑफ द कर्व फाइंड आउट किया कि पूरी कर्व थी, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके एक की लेंथ अगर आपको पता चल गई एक पार्ट की, तो होल कर्व की लेंथ के लिए आपने क्या किया, उसको इंटीग्रेट कर दिया। तो यही हमारे पास कहते हैं, फंक्शनल में यही कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, एक मतलब कॉरस्पॉन्डेंस एसोसिएट कर रहे हैं। ठीक है, एक तरीका आपने क्या किया, पूरे की लेंथ फाइंड करने के लिए छोटे पार्ट को यूज़ किया। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट डेफिनेशन है एक्सट्रीम वैल्यूज़। एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या होती हैं, द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज़ मतलब या तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू, कोई फंक्शन है सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या ले रहा है, कोई सपोज फंक्शन है f(x) 2x, ये फंक्शन है, इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी और सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, वो डिपेंड करेगा कि x कहाँ से आ रहा है, पूरे रियल r से आ रहा है, नेचुरल से आ रहा है या कोई इंटरवल है। सपोज x के लिए मैं इंटरवल देती हूँ 0, 1, ये इंटरवल दे दिया मैंने। ठीक है, तो x की मिनिमम वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल है, 0 से आप छोटा ले नहीं सकते। अब आपके पास यहाँ पर जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, फंक्शन की वैल्यू 0, ठीक है, और जो x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, इनके बीच की सारी वैल्यूज डेसिमल वैल्यूज आप लेंगे, लेकिन वो 0 और 1 के बीच में आप जब यहाँ पर 1 पुट करेंगे 2, तो x फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 है। when we put x 0 here and when we put x 1 here, 2 1 जा 2, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 2 है। तो आपको यहाँ से एक बात क्लियर होगी, यू गोट एक्सट्रीम वैल्यूज, यानी कि मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 2। ओके, तो ये एक्सट्रीम वैल्यूज कहलाती है फंक्शन की। सो यहाँ से आपको एक्सट्रीम वैल्यूज क्या कहते हैं, द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड एक्सट्रीम वैल्यूज। फिर एक्सट्रीम वैल्यूज के बाद आपके पास आता है एक्सट्रीमल। एक्सट्रीमल क्या कहता है, द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द फंक्शनल i y अटेन्स द मैक्सिमम और मिनिमम। एक्सट्रीम तो हम फंक्शन के लिए डिफाइन करते हैं और एक्सट्रीमल हम फंक्शनल के लिए डिफाइन करते हैं। आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा, जैसे राइम बन रही है ना, एक्सट्रीमल AL, फंक्शनल AL, तो वहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो याद रखने के लिए कि फंक्शनल के लिए आप क्या बात करते हो, एक्सट्रीमल की, जिसमें आप क्या कहते हो, जो फंक्शनल है, फंक्शनल को हम नोटेशन देते हैं कि कोई आपके पास y की जो वैल्यूज़ हैं, जिसके लिए फंक्शन, ये फंक्शन की नोटेशन है I ऑफ y, जिसके लिए जो फंक्शन आई वाई है या तो ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन करे या मिनिमम वैल्यू अटेन करे। ठीक है, वो आपका एक्सट्रीमल, वो आप क्वेश्चंस करेंगे, थ्योरम्स, न्यूमेरिकल्स में और कंसेप्ट क्लियर होंगे आपके।
ठीक है। तो डेफिनेशन भी आपकी इंपॉर्टेंट रहती है। एडमिसिबल फंक्शन लास्ट टाइम मैंने आपको क्लियर करा था इसके लिए काफ़ी अच्छे से, कि पहले तो आपको एडमिसिबल फंक्शंस के लिए आपको सबसे पहले तो जनरल बेसिक नॉलेज फंक्शंस की होनी चाहिए। फंक्शन हमारा बहुत अच्छे से हो गया था। तो एडमिसिबल फंक्शन क्या होता है? द फंक्शन सेटिस्फाइंग द कंस्ट्रेंट्स, यानी कि रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस ऑफ गिवन प्रॉब्लम आर कॉल्ड एडमिसिबल फंक्शंस। कोई आपको गिवन प्रॉब्लम है, वही कि आप न्यूमेरिकल करोगे वहाँ से पता चलेगा। जैसे कि आपके पास लिमिटेशंस, कंस्ट्रेंट्स की किस, जैसे सपोज करो हम कोई डेफिनेशन लिखी है किसी चीज़ की, ठीक है। फिजिक्स में हमने किसी चीज़ की डेफिनेशन लिखी है और उसमें हमने कहा है कि सपोज हमने ओम्स लॉ ही लिखा है, ठीक है। तो ओम्स लॉ में हम क्या कहते हैं कि ओम्स ने क्या कहा था कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज सप्लाई, ये ओम ने कहा था। अब आपके पास फिर हम कहते हैं कि अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ये हमने इसको कांस्टेंट लिमिटेशन दे दी कि अगर ऐसा है कि टेम्परेचर हमारा इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर हम ले रहे हैं, ठीक है, चाहे वो रूम टेम्परेचर है, कोई हमने सेट कर दिया अपने एक्सपेरिमेंट के ड्यूरेशन में टेम्परेचर, या हम एक कांस्टेंट प्रेशर ले रहे हैं, तभी हम ऐसा कह सकते हैं, वरना इसमें वेरिएशन शो हो सकती है। तो हम एक क्या कर दिया हमने, कंस्ट्रेंट्स, रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस लगा दी। ऐसे ही जो फंक्शंस पे हम लिमिटेशंस लगा दी गिवन प्रॉब्लम के लिए, वो फंक्शन एडमिसिबल फंक्शन बन जाते हैं। फंक्शन तो आपको क्लियर हो गया होगा, लास्ट टाइम हमने किया था। वेरिएशनल प्रॉब्लम्स क्या है फिर हमारे पास? द प्रॉब्लम्स इन विच वी इन्वेस्टिगेट द मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ फंक्शन आर कॉल्ड वेरिएशनल प्रॉब्लम। देखो वेरिएशन क्या होती है? वेरिएशन मतलब क्या होता है? सिंपल वेरिएशनल प्रॉब्लम को समझने के लिए पहले तो वेरिएशन ही एक वर्ड है, उसको पता होना चाहिए आपको क्या होता है। वेरिएशन मीन्स स्मॉल चेंज, एक छोटा सा चेंज। जैसे अभी मैंने ये कर्व क्या किया कि इस कर्व की लेंथ निकालनी थी, तो मैंने एक स्मॉल पार्ट लिया, उस पार्ट को फिर मैंने इंटीग्रेट किया। तो ऐसे ही जो आपके पास वेरिएशन है, ये क्या है? एक स्मॉल चेंज है। और ये याद रखना, वेरिएशन जैसे अभी हमने बताया भी था नोटेशन, फंक्शनल की क्या नोटेशन होती है, वाई ऑफ एक्स है या वाई ले लो, वेरिएशन ऑफ वाई एक्स, फंक्शनल को आई वाई से डिनोट करते हैं, आई वाई एक्स कह लो। तो इसकी वेरिएशन क्या है? स्मॉल चेंज है, और स्मॉल के लिए क्या यूज करते हैं? नोटेशन डेल। सो वेरिएशन ऑफ वाई ऑफ एक्स और फंक्शनल आई वाई एक्स डिनोटेड बाय डेल ऑफ वाई। डेल वाई से जो है ये वेरिएशन जो है डिनोट की जाती है, ठीक है। तो आपको यहाँ से जो है वेरिएशन पता लग गया, यहाँ से उसकी क्या है? नोटेशन डेल वाई होगी। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये यूज होता है द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ फंक्शनल आई। फंक्शनल आई की नोटेशन आई वाई कह दो, आई वाई ऑफ एक्स कह दो, आई लिख दो शॉर्ट फॉर्म में। इसके लिए नेसेसरी कंडीशन कि अब हमने सारा जो है डिस्कस कर लिया, फंक्शनल क्या है, एक्सट्रीमम क्या है। अब आपको सिंपली क्या करना है? रिजल्ट्स पे अप्लाई करना है। द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ फंक्शनल आई टू हैव एन एक्सट्रीमम इज दैट वेरिएशन इन द फंक्शनल इज जीरो। यानी कि अगर एक फंक्शनल के पास एक्सट्रीमम होने की एक नेसेसरी, दो कंडीशन होते हैं, नेसेसरी एंड सफिशिएंट। अब हम यहाँ पे सिर्फ नेसेसरी कंडीशन की बात कर रहे हैं कि एक फंक्शनल के पास एक्सट्रीमल कब होगा? जब उसकी जो वेरिएशन है उस फंक्शनल की वेरिएशन यानी डेल ऑफ वाई, फंक्शनल आई है तो डेल ऑफ आई बोल देते हैं, वो उसकी वेरिएशन जीरो होगी, तब उसके पास एक्सट्रीमम एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक नोट कर लेना, इस पॉइंट को याद रखना है। अब आपके पास हम करते हैं डिस्कस जो हमारा मेन टॉपिक है, आइलर्स जो है हमारी थ्योरम है, ठीक है। उसके बेस पर ही हमारे पास ये जो है रिजल्ट है, जिसके बेस पे हम न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे आज। वेरिएशनल प्रॉब्लम विद फिक्स्ड बाउंड्रीज, वेरिएशनल प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे हैं विद फिक्स्ड बाउंड्री। आइलर इक्वेशन क्या होती है? इसके लिए आपको स्टेटमेंट याद रखनी है। द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फंक्शनल आई ऑफ वाई एक्स, नेसेसरी कंडीशन इज इक्वल टू इंटीग्रल x1 x2 एफ ऑफ एक्स कोमा वाई डैश। ऐसे हम नोटेशन देते हैं एक फंक्शनल को, हमारा फंक्शनल है। इसका मतलब क्या? देखिए सिंपल सी बात है, जब हम ये फंक्शन है, ये मेरा फंक्शनल है f और ये मेरा फंक्शन, ठीक है। जब आप लिखते हो f ऑफ x, ये फंक्शन है, इसका मतलब क्या होता है? इट इज़ अ फंक्शन ऑफ x, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ x, ये मतलब है। अब हमने यहाँ से क्या किया है कि यहाँ से वही चीज़ करी है कि ये जो हमारे पास है, ये किस किस का फंक्शन है? इसमें आपके पास वो फंक्शन x का भी हो सकता है, y का भी हो सकता है, y डैश का भी हो सकता है, तीनों y हो सकता है, तीनों में से कोई,
कैसे न्यूमेरिकल में पता चल जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं इसकी। तो नेसेसरी कंडीशन इस फंक्शनल के लिए विच इज़ गिवन बाय इंटीग्रल x1 x2 लिमिट्स है f ऑफ x, कैपिटल F स्मॉल f का बड़ा ध्यान रखना है इसमें, f x y डैश डी। बाउंड्री कंडीशंस क्या हैं, सब्जेक्ट टू बाउंड्री कंडीशन, यानी कि आपके पास कहाँ पर लगी हैं, बाउंड्री वैल्यूज़ पे लगी हैं बाउंड्री कंडीशंस। तो लोअर लिमिट पे जब हम y में लोअर लिमिट पुट करेंगे y1, पर लिमिट पुट करेंगे y2, इसकी जो है नेसेसरी कंडीशन इस फंक्शन के पास एक्सट्रीमल होगा, इज दैट इसको एक्सट्रीमम के लिए क्या करना पड़ेगा, आइलर्स इक्वेशन विच इज़ गिवन बाय करली एफ बाय करली वाई। यस, यहाँ पर करली पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं जो आप पहले भी पढ़ के आ चुके हो। पार्शियल डेरिवेटिव, कंप्लीट डेरिवेटिव एक यहाँ पर हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर करली एफ बाय करली वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या है आपके पास ऑपरेटर है, ये आपके पास ऑपरेटर है, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहा है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है डी वाई बाई डी एक्स, करली एफ बाय करली वाई डैश। ये याद रखना है कहाँ y है, कहाँ y डैश है, कहाँ डिफ्रेंशिएशन है, कहाँ इंटीग्रेशन है, इसका बहुत ध्यान रखना है। तो एक जो फंक्शनल आई वाई एक्स है जिसके पास इस बाउंड्री कंडीशन है, उसके लिए नेसेसरी कंडीशन की एक्सट्रीमम होगा, उसको आइलर्स इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है। इसे हम आइलर्स की फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं, करली एफ बाय करली वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स करली एफ बाय करली वाई डैश इज इक्वल टू 0। आइलर्स इक्वेशन कह दो, और यू कैन से फर्स्ट फॉर्म ऑफ आइलर्स इक्वेशन, ठीक है। ये आपके पास इसकी नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन। अब इसके लिए आपको समझने के लिए आपको क्लियर होगा थ्योरम और न्यूमेरिकल से। तो इसमें हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं कि वी हैव, सपोज न्यूमेरिकल में है फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन, फाइंड द